हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनकम टैक्स की यूनिट 3 पर डिस्कशन करने वाले हैं, जिसके अंतर्गत 3 टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यापार व पेशे से आय। दूसरा टॉपिक है हमारा पूंजी लाभ, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और तीसरा टॉपिक है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम स्टार्ट करेंगे व्यापार व पेशे से आय। व्यापार व पेशे से आय। तो बिजनेस ऐसे सभी व्यक्ति जो किसी वस्तु को क्रय और विक्रय कर रहे हैं, वह व्यापार में आ जाएगा। पेशे, प्रोफेशन, डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये जो प्रोफेशन में एंगेज रहते हैं, तो ये लोग अपनी इनकम की कैलकुलेशन कैसे करते हैं वो हम इसमें देखने वाले हैं। अब यहाँ पर जो है एक क्वेश्चन फ्रेम होता है बिजनेस प्रोफेशन में, जो कि है व्यापार में स्वीकृत और अस्वीकृत व्यय के बारे में बताइए। मतलब बिजनेस और प्रोफेशन में कौन कौन से व्यय जो है वो स्पष्टतया स्वीकृत होते हैं, कौन कौन से व्यय जो है वह अस्वीकृत होते हैं, डिसअलाउड होते हैं। तो हम जो है इसको प्रीवियस ईयर के वीडियो में समझ चुके हैं। एक शॉर्ट में मैं आपको समरी बता रही हूँ। डिटेल में यदि आपको इसे समझना है तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो वीडियो है उसको रेफर कर सकते हैं। तो जब आपको व्यापार और पेशे का क्वेश्चन आता है तो आपका फॉर्मेट किस तरीके का रहेगा वो हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे शुद्ध लाभ। नेट प्रॉफिट सबसे पहले लिया जाता है, शुद्ध लाभ, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में आपको हमेशा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया रहेगा। लाभानी खाता जो है वो क्वेश्चन के तौर पर दिया रहेगा। तो लाभानी खाते का प्रारूप आपको पता है, इस तरफ हमारे सारे एक्सपेंसेस आते हैं, इधर हमारी सारी इनकम आती है और बैलेंस निकाला जाता है। और यहाँ पे हमारा जो बैलेंस रहता है टू नेट प्रॉफिट। इस तरीके से क्वेश्चन दिया रहता है और नीचे समायोजन दिए रहते हैं। ये क्वेश्चन रहता है बिजनेस प्रोफेशन में। तो जब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है इनकम टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले हमें ये जो बैलेंसिंग फिगर दिया रहता है शुद्ध लाभ, हम वो ले लेंगे। देन इसमें हम प्लस करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, अस्वीकृत व्यय। डिसअलाउड एक्सपेंसेस विच इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस, जो व्यापार से संबंधित नहीं है। तो लॉजिकली आपको इसको पहचानना है। यदि यहाँ पे 10 एक्सपेंसेस दिए हैं तो कौन कौन से जो है डिसअलाउड हो सकते हैं। तो जैसे फॉर एग्जांपल दान, दान हमेशा डिसअलाउड होता है। उपहार, भेंट, जो बिजनेस के कारण नहीं हुए हैं उनको आपको क्या करना है, डिसअलाउड करना है। पूंजी पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये डिसअलाउड होता है। आयकर, इनकम टैक्स, आय पर लगाया जाने वाला कर है, बिजनेस से इसका कोई संबंध नहीं है। फिर अर्थदंड, यदि जो है किसी प्रकार की पेनल्टी चुकाई गई है तो वो आपको यहाँ डिसअलाउड करना है। पूंजीगत व्यय, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इट मीन्स यदि भूमि खरीदी, भवन खरीदा, पेटेंट करवाया, इस तरह के एक्सपेंडिचर दिए हैं तो वो हमें डिसअलाउड करना है। घरेलू व्यय, व्यक्तिगत व्यय, पर्सनल एक्सपेंसेस, ठीक है, इस टाइप के कोई एक्सपेंडिचर दिए हैं तो ये सभी जो है वह बिजनेस से संबंधित नहीं है, इसीलिए हम इन्हें डिसअलाउड करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस हुए। तो यदि यहाँ 10 आइटम लिखे हैं, 10 में से आपको ऐसे एक्सपेंडिचर ढूंढकर वापस से नेट प्रॉफिट में प्लस करना है। ठीक है, ये जो है लिस्ट यहाँ पे प्लस कर दिया। अब इसमें से हमें माइनस करना है स्वीकृत व्यय, जो लाभानी खाते में नहीं लिखे गए हैं। स्वीकृत व्यय, अलाउड एक्सपेंसेस, मतलब ऐसे खर्च जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आने थे लेकिन नहीं लिखे गए हैं। तो ऐसे अलाउड एक्सपेंसेस जो हैं आपको लिखना है।
तो जनरली इसमें डेप्रिसिएशन आता है, ह्रास। ये जो पूंजीगत व्यय हम जोड़ देते हैं, इसमें एक्चुअली इनकी जो कॉस्ट होती है, खरीदने की लागत जो होती है वह डिसअलाउड होती है, लेकिन इन सभी संपत्तियों पर निर्धारित प्रतिशत से क्या अलाउ है, डेप्रिसिएशन अलाउ है। जैसे भवन पे हम बात करें तो भवन यदि 4 लाख रुपए का खरीदा है तो यहाँ हम डिसअलाउड करके यहाँ लिख देंगे, लेकिन भवन पर, फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे, 10%, मतलब हम यहाँ पर 40,000 रुपए घटाएंगे। ऐसे यदि पेटेंट की बात करूं तो पेटेंट पर 25% डेप्रिसिएशन लगता है। कंप्यूटर पर बात करूं तो कंप्यूटर पर 40% डेप्रिसिएशन लगता है। मशीन और प्लांट पे बात करूं तो उस पे 15% लगता है डेप्रिसिएशन। तो इस तरीके से उनकी खरीदने की लागत जो है वो डिसअलाउड होती है, लेकिन उन पर डेप्रिसिएशन जो है हम नीचे स्वीकृत व्यय में, अलाउड एक्सपेंसेस में लिखेंगे। ठीक है, ये सेकेंड हेडिंग हो गई। इसके बाद तीसरी हेडिंग होगी हमारी अस्वीकृत आय जो व्यापार से संबंधित नहीं है और लाभानी खाते में क्रेडिट कर दी गई है। इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे हम। क्या हेडिंग रहेगी हमारी, अस्वीकृत आय जो लाभानी खाते में क्रेडिट की गई। इसका मतलब है हमें ऐसी सभी आय को घटाना है जो व्यापार से संबंधित नहीं है। अस्वीकृत आय तो कौन कौन सी, जैसे आपको लाभानी खाते के क्रेडिट में दे दिया मकान संपत्ति का किराया, तो उसको आप यहाँ हटा दीजिए क्योंकि ये हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और हम बात कर रहे हैं अभी व्यापार पेशे की। ऐसे ही आपको ब्याज प्राप्त दे दिया, प्राप्त ब्याज, लाभांश प्राप्त, वेतन से आय लिख दी, प्रतिभूतियों से ब्याज लिख दिया। तो ऐसी सभी इनकम को आपको माइनस करना है जो व्यापार से संबंधित नहीं है। ठीक है, अदर सोर्सेस की इनकम है या हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है या फिर कैपिटल गेन की इनकम है, ऐसी सभी इनकम को आपको यहाँ माइनस करना है। और ये जो है हमारा आंसर आ जाएगा कौन सा, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, व्यापार व पेशे से कर योग्य आय। तो ये है हमारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, अलाउड एक्सपेंसेस और डिसअलाउड इनकम जो कि हमें घटानी रहती है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन और फ्रेम होता है कि मानी गई इनकम, मानी गई आय या माने गए लाभ, डीम्ड प्रॉफिट, ये छोटा सा शॉर्ट टिप्पणी में आपको आ सकता है कि व्यापार व पेशे में माने गए लाभ को समझाइए। तो माने गए लाभ का आशय होगा कि ऐसे सभी लाभ जिनकी कटौती आप ले चुके हैं और बाद में वह प्राप्त हो गई है। जैसे फॉर एग्जांपल डूबत ऋण, बिजनेस में हम पैसे जब उधार माल बेचते हैं तो उधार माल में डूबत ऋण होने की संभावना रहती है। पूरा पैसा उधार जो हमने माल बेचा है उसका वसूल नहीं हो पाता है तो उसे डूबत ऋण कहते हैं। तो आपने जो है उस समय डूबत ऋण को यहाँ स्वीकृत व्यय करके घटा दिया था, अलाउ कर दिया था। अब बाद में वो डूबत ऋण जो हम मान चुके थे वो पैसा मिल गया, तो वह क्या होगा, जिस वर्ष में प्राप्त हुआ है उस वर्ष की व्यापार व पेशे की आय मानी जाएगी। तो मानी गई इनकम में हमें कौन से पॉइंट लेना है, ऐसे सभी पॉइंट लेना है जो कि हमने गत वर्षों में स्वीकृत व्यय में छूट दे दी थी, अब बाद में वह प्राप्त हो गए हैं। तो पहला हमारा होगा डूबत ऋण की प्राप्त राशि। ठीक है, ये जो है हमारा मानी गई इनकम के तौर पे आ जाएगा। और स्टूडेंट इसी प्रकार से हमारी मानी गई इनकम में पूर्व में स्वीकृत कटौती, पूर्व में स्वीकृत कटौती, ये जो है यदि प्राप्त हो गई है की प्राप्त राशि। तीसरा
वैधानिक अनुसंधान में उपयोग संपत्ति का विक्रय। यदि कोई एसेट संपत्ति जो है वैज्ञानिक अनुसंधान में यूज हो रही है तो उसकी यहाँ छूट मिल जाती है। अब बाद में आपने वो संपत्ति का रिसर्च में उपयोग कर लिया और बाद में बेच दी तो वो जो है आपकी उसका लाभ विक्रय करेंगे तो वो यहाँ पर आ जाएगा, बिजनेस प्रोफेशन की इनकम मानी जाएगी, क्योंकि वह संपत्ति कहाँ यूज हो रही थी, बिजनेस में यूज हो रही थी, तो उसको बेचने से लाभ जो है आपका इसी हेडिंग में आएगा। ठीक है। इसी प्रकार से व्यापार व पेशे के बंद होने के बाद वसूली। यदि कोई बिजनेस बंद हो चुका है, प्रोफेशन बंद कर चुके हैं और उसके बाद उनकी कोई पुरानी रकम मिली है गत वर्ष में, तो वह भी बिजनेस प्रोफेशन में इनकम मानी जाएगी और उस पर टैक्स देना होगा। तो स्टूडेंट, इस तरीके से बिजनेस प्रोफेशन में आपको अलाउड डिसअलाउड मानी गई इनकम ये आ सकता है। इसके साथ ही आपको सेक्शन 44AD जो कि कॉन्ट्रैक्टर के लिए रहती है, ठेकेदार के लिए, ये मैंने चीजें आपको शॉर्ट में समझाई है। डिटेल में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में इन पे मैंने जो है डिटेल में समझाया है, तो उसे समझने के लिए आप मेरा पिछले वीडियोस देख सकते हैं। अब जो है हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि है पूंजी लाभ। पूंजी लाभ शीर्षक कब बनता है या किसी करदाता को पूंजी लाभ पर टैक्स कब देना होता है, तो यदि किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी पूंजी संपत्ति का विक्रय करता है और उस पर उसे लाभ होता है तो वह आता है पूंजी लाभ शीर्षक पे। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं संपत्तियां, मतलब यदि कोई व्यक्ति संपत्तियों को बेचता है तो जो लाभ होता है उस पर वह पूंजी लाभ कहलाता है। तो अब संपत्तियां कौन कौन सी लेनी है हमें, तो ऐसी सभी संपत्तियां पूंजी लाभ के अंतर्गत आती हैं जो कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत संपत्तियों की परिभाषा में दी गई हैं। तो कौन कौन सी दी गई हैं, जैसे भूमि, भवन, प्लांट, कृषि भूमि में नियम है, अभी हम देखते हैं। इसके अलावा और कौन सी संपत्ति हो सकती है हमारी, आभूषण, कीमती पत्थर, पहनने के जेवर। तो इस तरीके से हमारी संपत्तियों में सभी प्रकार की संपत्तियां जिनके हम मालिक हैं वो संपत्तियों की डेफिनेशन में आती है। अब ये तो हमारी होगी संपत्तियां। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि पूंजी लाभ के अंतर्गत कौन कौन सी संपत्तियां संपत्तियों की परिभाषा में आती है और कौन कौन सी ऐसी संपत्तियां हैं जो संपत्तियों की परिभाषा में नहीं आती हैं। तो हम नहीं आती है वाली समझ लें। कौन कौन सी संपत्तियां पूंजी लाभ की संपत्तियों में नहीं आती हैं, नहीं आती हैं, कौन कौन सी हैं। सबसे पहला स्टॉक, व्यापारिक रहतिया, मतलब यदि जो भी व्यक्ति जिस चीज का बिजनेस कर रहा है वह उसकी संपत्ति नहीं मानी जाएगी। जैसे कि प्रॉपर्टी का बिजनेस जो करता है तो उसके लिए प्लॉट और बिल्डिंग को बेचना जो है उसका गुड्स हो गया, तो यदि वो उसको बेचता है तो वह उस पर होने वाला लाभ बिजनेस प्रोफेशन में जाएगा, व्यापार पेशे में जाएगा, पूंजी लाभ में नहीं आएगा। तो हर व्यक्ति के लिए जो स्टॉक है, गुड्स जो है वह अलग अलग होता है। फर्नीचर के व्यापारी के लिए फर्नीचर जो है गुड्स हो जाता है, जो मशीनें बेचता है उसके लिए मशीनें जो है वो गुड्स हो जाती हैं। तो यदि वो मशीनों को बेचेगा तो वह क्या होगा, यहाँ पर पूंजी लाभ नहीं कहलाएगा। दूसरा, व्यक्तिगत उपयोग की संपत्ति, व्यक्तिगत उपयोग की संपत्ति। लेकिन व्यक्तिगत उपयोग की कार, फर्नीचर, मशीन, प्लांट जो पर्सनल यूज कर रहे हैं, बिजनेस में उपयोग नहीं कर रहे हैं, ऐसी किसी संपत्ति को बेचता है तो उस पर जो है लाभ होगा वो कैपिटल गेन में नहीं आता है। लेकिन इसके अपवाद हैं। अपवाद में क्या है
कि व्यक्तिगत उपयोग के आभूषण, कीमती पत्थर जो व्यक्तिगत उपयोग में होते हैं, तो व्यक्तिगत उपयोग में होने के बावजूद वो क्या होते हैं, संपत्ति की परिभाषा में आते हैं। तो व्यक्तिगत उपयोग की संपत्ति में कौन सी नहीं आती है, कार, फर्नीचर, मशीन, एसी, ठीक है, इस टाइप की चीजें जो हैं वो संपत्ति की परिभाषा में नहीं आती। लेकिन व्यक्तिगत उपयोग के आभूषण, पहनने के जेवर, कीमती पत्थर, कोई ड्रेस है जिसमें आपके गोल्ड डायमंड वगैरह लगा है, रिंग्स, ये सारी चीजें जो है वह कैपिटल गेन की डेफिनेशन में आती हैं। तीसरा, गोल्ड बॉन्ड्स 1977, ये जो है संपत्ति की परिभाषा में नहीं आते हैं, ये थ्योरेटिकल है, अब यह बंद हो चुके हैं। चौथा, कृषि भूमि। कृषि भूमि कब संपत्ति की परिभाषा में आती है और कब नहीं आती है, तो वह जनसंख्या के आधार पर डिसाइडेड है। तो जनसंख्या जो है 10,000 से 1 लाख तक हो, और दूसरा नियम है कि 1 लाख से 10 लाख के बीच में हो, 1 लाख से 10 लाख के बीच में हो, और 10 लाख से अधिक हो। और डिस्टेंस यदि 10,000 से 1 लाख के बीच में हो तो 2 किलोमीटर तक की दूरी की, इसमें नियम है 6 किलोमीटर तक की दूरी की, और इसमें नियम है 8 किलोमीटर की दूरी तक की। क्या अर्थ हुआ कृषि भूमि में, कि यदि जो है जनसंख्या 10,000 से 1 लाख के बीच में है तो उस एरिया में 2 किलोमीटर के अंदर की कृषि भूमि जो है वह संपत्ति की परिभाषा में नहीं आएगी। यदि किसी व्यक्ति की संपत्ति जो है, कृषि भूमि जो है वह 5 किलोमीटर के दायरे में, अगर 2 से बाहर के दायरे में है तो वह संपत्ति की परिभाषा में आ जाएगी। तो जनसंख्या के आधार पर कृषि भूमि आएगी या नहीं आएगी वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो 10,000 से 1 लाख के बीच में हो तो 2 किलोमीटर, 6 किलोमीटर और 8 किलोमीटर, इस तरीके से यह नियम है। फिर है गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स 2018, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड्स 2018, यह भी जो है संपत्ति की परिभाषा में नहीं आते हैं। तो स्टूडेंट, कौन कौन सी संपत्तियां संपत्ति की परिभाषा में आती है, कौन कौन सी संपत्तियां संपत्ति की परिभाषा में नहीं आती हैं, वो हमने समझा। अब पूंजी लाभ 2 प्रकार का होता है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन। 2 प्रकार का पूंजी लाभ होता है, अल्पकालीन और दीर्घकालीन, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। ये अलग अलग पहचानना इसलिए जरूरी है क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे 20% की दर से टैक्स लगता है, और अल्पकालीन पूंजी लाभ होता है तो उस पर नॉर्मल जो हमारी इनकम टैक्स की स्लैब है, जो हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ी थी, उस हिसाब से लगता है। तो कैसे पहचानेंगे कि हमें जो लाभ हुआ है, कैपिटल हमने एसेट्स जो बेची है उस पर लॉन्ग टर्म हुआ है कि शॉर्ट टर्म, तो उसका टाइम पीरियड के हिसाब से लगता है। तो कैसे समझ लीजिए उसको भी, यदि भूमि, भवन, प्लांट, ये सब चीजें हैं तो इनके लिए नियम है 24 माह, 24 माह तक रखकर फिर बेचिए। अभी 24 मतलब 2 साल के पहले बेच दी है तो वो क्या होगा, 24 माह से अधिक के बाद बेची हो, ये शॉर्ट टर्म होता है और ये लॉन्ग टर्म होता है। तो हमें खरीदने की तिथि से बेचने की तिथि के बीच का टाइम पीरियड काउंट करना है। यदि वो टाइम पीरियड 24 माह तक का है, किसके संबंध में, भूमि, भवन, प्लांट आदि के संबंध में, तो क्या नियम लगेगा, 24 माह। 2 माह के बाद बेची, 24 माह के बाद बेची है तो लॉन्ग टर्म, नहीं तो शॉर्ट टर्म। और अलग अलग पहचानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि कैलकुलेशन अलग होती है।
फिर आभूषण आदि के संबंध में, आभूषण आदि के संबंध में ये टाइम पीरियड जो है वो है 36 माह। 36 माह तक यदि खरीदने की तिथि से 3 साल के अंदर जो है आपने बेच दिया तो शॉर्ट टर्म, और 36 माह से अधिक है तो 5 साल के बाद बेचा, 10 साल के बाद बेचा तो लॉन्ग टर्म है। फिर अंश व प्रतिभूतियों के संबंध में, अंश प्रतिभूतियां यदि ये सूचित हैं, सूचीबद्ध हैं, लिस्टेड हैं, तो इनके लिए टाइम पीरियड है 12 माह, 12 माह तक और 12 माह से अधिक, ठीक है। और यदि अनलिस्टेड है, यही जो चीज है असूचीबद्ध है, अनलिस्टेड है, तो इसके लिए नियम जो है वो है 24 माह। 24 माह तक मतलब 2 साल तक रख के बेची है तो लॉन्ग शॉर्ट टर्म, और 24 माह से अधिक के बाद बेची है, 2 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, तो ये क्या कहलाएंगे, लॉन्ग टर्म। और जिन संपत्तियों पर ह्रास लगता है, ह्रास लगता है, डेप्रिसिएशन लगता है जिन संपत्तियों पर, उस पर हमेशा अल्पकालीन की गणना होती है, वो लॉन्ग टर्म कभी भी नहीं हो सकती। चाहे उसको 10 साल बाद बेचा हो, चाहे 1 साल बाद बेचा हो, चाहे 5 साल बाद बेचा हो, तो जिन संपत्तियों पर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो हमेशा कौन सी होती है, शॉर्ट टर्म होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी कैलकुलेशन कैसी होती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की किस तरीके से होती है वो समझ लेते हैं। तो शॉर्ट टर्म कैलकुलेशन थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों में, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम अल्पकालीन। आप टाइम पीरियड के हिसाब से यह समझ लेंगे कि कौन सी एसेट्स अल्पकालीन है, कौन सी दीर्घकालीन है। तो अल्पकालीन पूंजी लाभ की गणना जो है किस तरीके से की जाती है, इस तरीके से कॉलम बनाए जाएंगे। सबसे पहले हम लेंगे संपत्ति का विक्रय मूल्य, क्योंकि बेचने से होने वाले लाभ पे बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम लेंगे विक्रय मूल्य। इसमें से यदि विक्रय संबंधित व्यय दिए हैं, विक्रय संबंधित व्यय यदि हमें ये दिए हैं तो हम इसे क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, यदि दिए हो तो ये हमारा आ जाएगा शुद्ध विक्रय प्रतिफल, ये हम ले लेंगे। इसके बाद इसमें से हम घटाएंगे संपत्ति की लागत, संपत्ति की लागत, लागत मतलब क्रय लागत, खरीदने की कॉस्ट हम डायरेक्ट घटा देंगे, और संपत्ति की सुधार लागत, यदि आपने खरीदने से लेके बेचने तक के बीच में कोई रिपेयरिंग करवाई है, रिनोवेशन है, तो वो हम घटा देंगे। ध्यान देना है सुधार लागत में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सुधार के व्यय 2001 सन 2001 के पहले के हो तो वो नहीं लेना है, ठीक है। 2001 के पहले के, सन 2001 के पहले के सुधार की लागत जो है, चाहे अल्पकालीन हो या दीर्घकालीन हो, हमें नहीं लेना है। क्लियर, ये बात ध्यान रखना। ये घटाने के बाद जो है हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसको हम क्या बोलेंगे, अल्पकालीन पूंजी लाभ, अल्पकालीन पूंजी लाभ, ठीक है। अल्पकालीन कैसे डिसाइड करेंगे, टाइम पीरियड के हिसाब से, कैलकुलेशन ऐसी होगी। अब यही बात करें हम, जो संपत्ति इसने बेची है वो दीर्घकालीन है, तो उसकी कैलकुलेशन में क्या चेंज आएगा। तो सबसे पहले वही संपत्ति का विक्रय मूल्य लेंगे हम, संपत्ति का विक्रय मूल्य ये ले लिया हमने। इसमें से हम घटाएंगे विक्रय से संबंधित व्यय, यदि दिए हो तो, नहीं दिए हैं तो नहीं घटाएंगे, ये हम माइनस कर लेंगे, तो ये हमारा आ जाएगा क्या, शुद्ध विक्रय प्रतिफल। यहां तक दोनों कंडीशन में सेम है। अब यहां पर माइनस करेंगे हम संपत्ति की सूचकांक लागत, संपत्ति की सूचकांक लागत,
इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एसेट्स, ये जो है हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, संपत्ति की लागत इनटू करंट ईयर का, चालू वर्ष का सूचकांक, चालू वर्ष का सूचकांक जो कि 301 है हमारे लिए, और अपॉन में जिस वर्ष की लागत ले रहे हैं, ये लागत आप यदि 1990 की ले रहे हैं तो 90 की आएगी, तो जिस वर्ष की लागत ले रहे हैं उस वर्ष का सूचकांक, और ये दोनों चीजें हमें क्वेश्चन में गिवन रहेगी। हमेशा कैपिटल गेन का यदि क्वेश्चन आता है तो सूचकांक हमें ये वाला, और ये जिस वर्ष में खरीदी है उसकी लागत भी दी रहेगी और उसका सूचकांक भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। ये क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम बात कर रहे हैं दीर्घकालीन। दीर्घकालीन मतलब मान लीजिए कोई संपत्ति आपने 2002 में खरीदी और आप बेच कब रहे हैं, 2021 में, तो इस 2002 से 21 तक में संपत्ति के मूल्य में बहुत परिवर्तन हुए हैं। तो यदि हम केवल डायरेक्ट कॉस्ट घटा दें तो क्या होगा कि लाभ बहुत ज़्यादा दिखेगा। कोई एसेट्स जो है आपने 10,000 रुपये में खरीदी थी, क्या आज की डेट में वो 10,000 रुपये की जो भी संपत्ति है उसका मूल्य क्या आज 10,000 ही है? नहीं। तो हम ये सूचकांकित लागत निकालकर उस 10,000 रुपये की 2002 में जो कॉस्ट थी उसको कन्वर्ट करते हैं कि आज की डेट में यदि वह संपत्ति उसने खरीदी होती तो उसका मूल्य क्या होता। तो हम वो इंडेक्स करके वह वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। ठीक है, तो दीर्घकालीन में हमेशा इंडेक्स कॉस्ट निकलेगी। ऐसे ही यदि संपत्ति को खरीदने से लेकर बेचने तक की तिथि में आपने रिपेयरिंग करवाई है, सुधार की सूचकांक लागत, सूचकांक लागत सेम फॉर्मूला रहेगा इसका भी, जितने की सुधार करवाई है वो सुधार के व्यय इंटू 301, और अपॉन में आपको लेना है जिस वर्ष में आपने रिपेयरिंग करवाई है, जिस वर्ष में सुधार करवाया है, तो वो हमको लेनी है। इसमें सेम नियम ध्यान रखना है कि 2001 के पहले की सुधार की लागत कैलकुलेशन में नहीं लेना है, यदि दी है तो आप उसे छोड़ दीजिए। क्लियर ये चीज? अब इसमें एक नियम और आप नोट कर लीजिए कि यदि कोई संपत्ति 2001 के पहले खरीदी है, 2001 के पहले खरीदी है, तो हमेशा हमें 2001 का मूल्य दिया रहेगा, 2001 का मूल्य या संपत्ति की क्रय लागत, जो दोनों में अधिक हो वो लेते हैं। ठीक है, तो ये नियम आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमारा कैपिटल गेन में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म की कैलकुलेशन। अब जो है हम बात करेंगे कि कैपिटल गेन में कुछ डिडक्शंस मिलती है। कैसे डिडक्शंस मिलती हैं? यदि जो है किसी व्यक्ति ने अंडर सेक्शन 54 के डिडक्शंस मिलती हैं और अलग अलग कंडीशन में अलग अलग नाम से मिलती हैं। जैसे कि किसी व्यक्ति ने जो बेचा वो मकान था और उसने उस मकान को बेचकर एक नया मकान खरीद लिया, तो उसे जो है डिडक्शन मिल जाएगी, उसको बोलेंगे 54। फिर 54 भी मिलती है कृषि भूमि के संबंध में। तो वो डिडक्शंस कैसे मिलती हैं, क्या होती हैं, वो हम टेबल बनाकर समझ लें। आपको क्वेश्चन क्या आ सकता है कि पूंजी लाभ में से मिलने वाली कटौती को समझाइए। कौन कौन सी ऐसे डिडक्शंस हैं जो पूंजी लाभ में से मिलती हैं, कैपिटल गेन में से मिलती है। तो पहली है आपकी मकान बेचकर मकान खरीदा हो। ठीक है, मकान बेचकर मकान खरीदा हो, मतलब जो पूंजी लाभ आपको हुआ है वो मकान से ही हुआ है, और जो आपने खरीदी है, नई संपत्ति खरीदी है करंट ईयर में, वह भी मकान हो। तो सेक्शन कौन सी है? सेक्शन 54।
धारा 54 की छूट मिलती है। और कब मिलती है, कैसे मिलती है? यदि व्यक्ति ने, जो व्यक्ति है उसने यहाँ तक की कैलकुलेशन कर ली, जो उसको पैसा मिला है उससे उसने 2 वर्ष के अंदर, 1 वर्ष पूर्व से या 2 वर्ष बेचने की तिथि से 2 वर्ष के अंदर या तो खरीद लिया हो या 3 वर्ष के अंदर बनवा लिया हो नया मकान, तो उसे धारा 54 के अंतर्गत नए मकान की लागत तक की पूरी छूट मिल जाएगी। क्लियर? क्या करना है, कब मिलेगी उसको, समय क्या है, बेचने की तिथि से 1 वर्ष पूर्व, बेचने की तिथि से 1 वर्ष पूर्व या 2 वर्ष में खरीद लिया हो या बनवा लिया हो नया मकान, ठीक है ना, तो उसे छूट मिल जाएगी। और यदि वो बनवा नहीं पा रहा है और अभी खरीद भी नहीं पा रहा है, तो वह पूंजी लाभ जमा योजना, पूंजी लाभ जमा योजना 1988 में खाता होता है एक, ये बैंक में खुलवाया जाता है, उसमें राशि जमा कर दे। पूंजी लाभ जमा योजना 1988 में यदि राशि जमा कर दे तब भी उसे 54 के अंतर्गत छूट मिल जाएगी, लेकिन इस राशि को उसको 3 वर्ष के अंदर उपयोग करना अनिवार्य है। मतलब जमा, आपको एक सुविधा दी गई है कि आप मकान ढूंढ रहे हैं तब तक आप जमा करके रख सकते हैं। इस राशि में जमा, इस अकाउंट में जमा राशि को 3 वर्ष के अंदर उपयोग करना कंपलसरी है। यदि 3 वर्ष तक करदाता उपयोग नहीं करता है तो जो पैसा जमा है वह कैपिटल गेन मान लिया जाएगा और उस पर टैक्स देना पड़ेगा। सेम ऐसे ही इसने जो छूट के लिए नया मकान खरीदा है उसे वह यदि बेच देता है 3 वर्ष के अंदर, 2 वर्ष के अंदर यदि इसे बेच देता है तो ये 54 के अंतर्गत जो छूट मिली है वो क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो कंडीशन पूरी समझ में आई आपको। मकान बेचकर मकान खरीदा हो तो 54 की डिडक्शन मिलती है। ये टाइम पीरियड है आपका जब स्कीम में जमा कर सकता है, और रद्द भी हो जाती है। रद्द हो जाने का मतलब है कि जो आपने यहाँ कटौती के नाम से घटाया है, आपको टैक्स कम देना पड़ा है यदि 3 वर्ष के अंदर तक आपने इस राशि में उपयोग जमा नहीं किया या फिर जो नया मकान खरीदा था उसको बेच दिया, तो आपकी छूट रद्द हो जाएगी और जिस वर्ष में आपने बेचा है उस वर्ष में आपको कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स देना होगा। ठीक है, ऐसे ही हम बात करें कृषि भूमि बेचकर, कृषि भूमि बेचकर कृषि भूमि खरीदी हो, मतलब जो कैपिटल गेन हुआ है वो एग्रीकल्चर लैंड से हो, उसको बेचा हो और खरीदी जो है वह भी एग्रीकल्चर लैंड हो, तो 54B की डिडक्शन मिलती है। इसके लिए जो टाइम पीरियड है वह 2 वर्ष है। बाकी नियम वैसे ही है। पूंजी लाभ जमा योजना में राशि जमा करा सकता है, छूट रद्द हो जाएगी यदि उसके पहले वो बेच देगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट है हमारा 54D की छूट मिलती है। तो 54D की छूट हमें मिलती है यदि भूमि व भवन को कंपलसरी एक्वायर कर लिया हो सरकार ने, भूमि व भवन की के अनिवार्य अधिग्रहण पर, अनिवार्य अधिग्रहण पर, मतलब किसने अधिग्रहण कर लिया हो, सरकार ने। उनका कोई नक्शा पास हुआ हो जिसमें आपकी बिल्डिंग आ रही हो, भूमि आ रही हो, रोड जा रही है, उसमें भूमि आ रही है, तो गवर्नमेंट जो है उसको अनिवार्यतः अपने अंडर में ले लेगी, तो बदले में आपको अमाउंट देगी। तो उसकी छूट जो है 54D में मिलेगी आपको, और उसके लिए टाइम पीरियड जो है हमारा वही 2 वर्ष वाली। वही सेम नियम है, जब आपको कोई सी एक डिडक्शन आती है तो विस्तृत रूप से आप जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे कि कब मिलेगी, कब ये रद्द हो जाएगी, कौन सी स्कीम में पैसा जमा करना है, तो इस तरीके से आप पूरा इसमें एक्सप्लेन करेंगे। तो ये होती है 54D। नेक्स्ट है हमारी 54EC। तो 54EC जो है वो है हमारा किसी दीर्घकालीन पूंजी लाभ से, दीर्घकालीन पूंजी
लाभ से निर्धारित बॉन्ड्स खरीद लिए जाएं, बॉन्ड्स खरीद लिए जाएं। इन सबको आपको नीचे से घटाना है। यहाँ तक की कैलकुलेशन के बाद लिखा है कि बॉन्ड्स खरीद लिए, तो आपको नीचे माइनस करना है, सेक्शन का नाम देना है 54EC और इसका टाइम पीरियड जो है 6 माह है। मतलब बॉन्ड्स खरीदने के लिए कोई भी, मान लो जी उसने भवन बेचा और उससे बॉन्ड्स खरीदे हैं, तो 6 बेचने की तिथि से 6 माह के अंदर उसे ये बॉन्ड्स खरीद लेना चाहिए। और ये राशि जो है इसकी लिमिटेशन रखी है कि केवल 50 लाख रुपए तक की ही छूट मिलेगी। यदि किसी व्यक्ति ने 60 लाख रुपए के बॉन्ड्स खरीदे हैं तो इसकी मैक्सिमम लिमिट जो है अधिकतम वो 50 लाख रुपए है। और कितने समय तक उन्हें रखना होगा? 5 वर्ष तक। यदि 5 वर्ष तक अपने पास बॉन्ड्स रखने होंगे, यदि मान लीजिए उन्होंने नए खरीद लिए बॉन्ड्स और 2 साल के बाद ही बेच दिए, तो ये जो छूट मिली है उन्हें वह कैंसिल हो जाएगी। अच्छा, EC में पूंजी लाभ जमा योजना वाला ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, ठीक है, इसमें पूंजी लाभ जमा योजना वाला ऑप्शन नहीं है, जमा नहीं कर सकते हैं। सेम ऐसी ही है आपकी 54EE, ठीक है। ये क्या है आपकी? निर्दिष्ट मतलब निर्धारित विनियोग करने पर सेम रूल है कि कोई भी दीर्घकालीन पूंजी लाभ हुआ है, उसने उसको जो निश्चित जगह पर है वहां पर इन्वेस्टमेंट किया हो, तो उसके लिए मिलती है 54EE। सेम रूल है कि 6 माह के अंदर उसको ये खरीद विनियोग कर देना चाहिए। 50 लाख रुपए तक का ही 54EE में अलाउ है। 5 वर्ष तक अपने पास रखना होगा। और पूंजी लाभ जमा योजना वाली स्कीम 54EE के लिए अलाउ नहीं है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट है हमारी 54G। नहीं, पहले हम लेंगे F, 54F, सेक्शन 54F। 54F कब मिलती है? ये जो है मकान को छोड़कर कोई भी दीर्घकालीन पूंजी लाभ हो, ये ध्यान देना, दीर्घकालीन पूंजी लाभ हो और खरीदा नया मकान हो। मतलब कैसे? उसने जो पूंजी लाभ हुआ है वो कृषि भूमि से हुआ हो और उसने मकान खरीद लिया हो, उसने भूमि व भवन जो है गवर्नमेंट ने कैप्चर कर ली हो और उससे जो पैसा मिला उसने नया मकान खरीद लिया हो, बॉन्ड्स वगैरह बेचे हो, लॉन्ग टर्म हो, दीर्घकालीन होना चाहिए, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना कि दीर्घकालीन होना चाहिए। और जो बेचा है वो मकान नहीं होना चाहिए, क्योंकि मकान को बेचकर मकान खरीदेगा तो वो 54 में चली जाएगी। तो ये 54F कब कोई भी दीर्घकालीन पूंजी लाभ हो मकान को छोड़कर और उसने नया मकान खरीदा हो तो 54F की छूट मिलती है। और इसमें जो नियम है पूरे ये वाले हैं आपके, ये जो नियम है ये पूरे लागू होंगे, ठीक है। और इस सेक्शन का न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है मैंने मेरे प्रीवियस ईयर के वीडियो में एक्सप्लेन किया है एग्जाम्पल के सहित, तो आप जो है इसकी डिटेलिंग समझने के लिए उसको प्रेफर करिए, उसमें आपको इसका न्यूमेरिकल पूरा मिल जाएगा। इसमें आनुपातिक छूट मिलती है तो उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरी डिटेल में मैंने उसमें समझाए हुए हैं। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट 54G। 54G होती है कि शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में औद्योगिक उद्यम को स्थापित करना। शहरी क्षेत्र से ग्रामीण क्षेत्र में उद्यम मतलब अपनी कंपनी जो है वो ट्रांसफर कर रहे हैं आप स्थापित करने के लिए, ठीक है। 54G की मिलती है, सेम नियम है, कोई चेंज नहीं है, वही 2 वर्ष 3 वर्ष पूंजी में जमा योजना 3 वर्ष तक अपने पास रखना होगा, यदि नहीं रखता है तो वह कैंसिल हो जाएगी छूट 54G। फिर ऐसे ही होती है 54GA। 54GA क्या होती है आपकी कि शहरी क्षेत्र से विशेष आर्थिक क्षेत्र में, देखिए ये है शहरी से ग्रामीण में
और ये शहरी क्षेत्र से विशेष आर्थिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र में उद्यम का स्थानांतरण को स्थानांतरित करना। तो किस सेक्शन में मिलेगी? 54G(a) में सेम नियम है। तो इस तरीके से सेक्शन 54 पूंजी लाभ में से दी जाने वाली कटौती आपकी इतनी होती है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से और थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इतने डिडक्शंस जो है आपको कैपिटल गेन में दी हुई हैं। स्टूडेंट्स, अब जो है हम यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, अन्य साधनों से आय। इसमें हम कौन सी हेडिंग्स लेते हैं, कौन कौन सी इनकम आती है? तो स्टूडेंट्स, जो हमारी 4 हेडिंग्स में इनकम नहीं आई है, 4 हेडिंग्स कौन कौन सी हमारी? इनकम फ्रॉम सैलरी, वेतन से आय, जिसमें जहां भी आप जॉब कर रहे हैं वहां से यदि सैलरी मिल रही है तो वो आ जाएगी। फिर सेकेंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान संपत्ति से आय। थर्ड हमने पढ़ी बिजनेस प्रोफेशन से इनकम, व्यापार पेशे से आय। चौथी हमने पढ़ी पूंजी लाभ से आय, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। तो जो इनकम उन चारों में नहीं आती है वो सारी इनकम जो है हमें लिखना है अन्य साधनों से आए। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन फ्रेम होता है? तो इसमें आपको क्वेश्चन फ्रेम होता है कि अन्य साधनों से कौन कौन सी आय होती है, उनका विवरण दीजिए। तो चलिए हम समझ लेते हैं। सबसे पहली हमारी जो अन्य साधनों से आय होती है वो है अंशों पर लाभांश, अंशों पर लाभांश। हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, अंशपत्र खरीदे हैं, तो उस पर हमें लाभांश मिलेगा। ठीक है। अब लाभांश जो है आपका भारतीय कंपनी का लाभांश हो सकता है, भारतीय कंपनी का लाभांश, विदेशी कंपनी का लाभांश और सहकारी समिति का लाभांश, सहकारी समिति का लाभांश। ऐसे 3 प्रकार के लाभांश जो हैं आपको हो सकते हैं। तो इसमें विदेशी कंपनी का लाभांश और सहकारी समिति का लाभांश हमेशा क्या होता है? कर योग्य होता है। ठीक है। और भारतीय कंपनी के लाभांश में हमें एक नियम देखना रहता है कि यदि राशि 5,000 रुपए तक है तो हमें एज इट इज अमाउंट लेनी रहती है, एज इट इज मतलब 5,000 वैसे ही। और यदि राशि 5,000 रुपए से अधिक है, 5,000 रुपए से अधिक यदि आपको भारतीय कंपनी से लाभांश प्राप्त हुआ है तो हमें राशि मतलब प्राप्त राशि इंटू 100 और अपॉन में 92.5 92.5 से इसको क्या करना पड़ेगा? सकल बनाना पड़ेगा, ग्रॉस अप करना पड़ेगा। क्यों करते हैं स्टूडेंट ऐसा? क्योंकि यदि राशि 5,000 रुपए से अधिक है तो कंपनी जो पेमेंट आपको करेगी उसमें से कर की राशि घटा लेगी। TDS, उद्गम स्थान पर कर की कटौती, जहां पर टैक्स जनरेट होता है वहीं पर टैक्स काट लेगी। तो उसका नियम है, कंपनियों के लिए नियम है कि 5,000 रुपए तक का यदि लाभांश है तो उन्हें टैक्स नहीं काटना है, और यदि 5,000 रुपए से अधिक की राशि है लाभांश की तो उन्हें टैक्स काटना है। तो यदि भारतीय कंपनी से लाभांश मिला है, 5,000 रुपए तक की राशि है, तो हम हमारी जब आय की गणना करेंगे तो उसमें हम डायरेक्ट वो राशि ले लेंगे। लेकिन यदि राशि 5,000 रुपए से अधिक की है तो हमें उसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, सकल बनाना पड़ेगा। और यदि सकल राशि ही दी है तो हम डायरेक्ट ले लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी राशि दी है। तो पहली अन्य साधनों से आय में इनकम क्या हो गई हमारी? अंशों पर लाभांश। दूसरा है हमारा प्रतिभूतियों पर ब्याज, प्रतिभूतियों पर ब्याज, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज हमारे पास 2 प्रकार की हो सकती है, एक होती है सरकारी और एक होती है गैर सरकारी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, प्रतिभूतियां। सरकारी में फिर 2 प्रकार होते हैं, कर मुक्त और कर योग्य, टैक्स फ्री, और दूसरा है आपका कर योग्य। ठीक है, टैक्स फ्री और टैक्सेबल। तो यदि सरकारी है
और करमुक्त है तो वो हमारे लिए भी क्या है, करमुक्त है, हम इसको नहीं लेंगे। ठीक है, टैक्स की कैलकुलेशन में आय में नहीं शामिल करेंगे। और सरकारी है और कर योग्य है तो हमें उसे क्या लेना है, एज इट इज अमाउंट। जितनी भी राशि दी है हम उतनी राशि को डायरेक्ट ले लेंगे, चाहे 10,000 हो या 10 लाख रुपए हो। अब गैर सरकारी में भी यही नियम चलते हैं, करमुक्त या कर योग्य, यही दो प्रकार होते हैं। इन दोनों में नियम है कि यदि सकल राशि दी है तो हमें एज इट इज लेना है, और यदि जो है आपको शुद्ध राशि दी है, नेट राशि दी है, तो हमें इसे ग्रॉस अप करना पड़ेगा, सकल बनाना पड़ेगा। तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, शुद्ध राशि इंटू 100 अपॉन 92.5, 92.5। क्लियर ये चीज? ये हो गया हमारा सेकंड, प्रतिभूतियों पर ब्याज। तीसरी, अन्य साधनों से आय में हम लेंगे बैंक जमा पर ब्याज। बैंक जमा पर ब्याज, यदि हमारी कोई अमाउंट बैंक में जमा है तो उसमें जो ब्याज मिलता है, तो उस कंडीशन में राशि, ध्यान रखना, सामान्य व्यक्ति के लिए 40,000 रुपए और वरिष्ठ मतलब कितने से ऊपर, 60 साल से ऊपर वरिष्ठ व्यक्ति होता है। 60 वर्ष से ऊपर का यदि व्यक्ति है, 60 वर्ष से ऊपर, उसको वरिष्ठ बोलते हैं, 50,000 रुपए। ये काय की लिमिट है? ये जो है, यदि बैंक से जमा पर ब्याज की राशि 40,000 रुपए तक हो या 50,000 रुपए तक हो वरिष्ठ नागरिक के लिए, तो हम एज इट इज राशि लेते हैं, जैसी दी है वैसी लेते हैं। और यदि राशि इससे अधिक है, मतलब सामान्य व्यक्ति है और उसको मान लीजिए 60,000 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, या फिर वरिष्ठ नागरिक है उसको 60,000 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ, तो यदि राशि अधिक है इन दोनों में से कोई सी भी कंडीशन में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसको ग्रॉस अप करना पड़ेगा, सकल बनाना पड़ेगा। और फॉर्मूला क्या रहेगा, वही राशि इंटू 100 अपॉन 92.5। क्योंकि ये नियम है कि बैंक के पास यदि 40,000 रुपए ब्याज का भुगतान कर रही है तो उसे उस पर टैक्स काट कर राशि देनी होगी। तो ये हुआ हमारा बैंक जमा पर ब्याज। ये 3 पॉइंट हो गए। अगला हम लिखेंगे हम नेक्स्ट, पोस्ट ऑफिस जमा पर ब्याज। पोस्ट ऑफिस जमा पर ब्याज, तो पोस्ट ऑफिस सेविंग्स है, उस पर यदि ब्याज मिल रहा है तो 3500, यदि सिंगल अकाउंट है, सिंगल अकाउंट है तो 3500 रुपए तक का ब्याज कर मुक्त होता है। यदि ज्वाइंट अकाउंट है, दो लोगों का ज्वाइंट अकाउंट है, तो 7,000 रुपए तक की राशि कर मुक्त होती है, और बाकी यदि है इससे ज्यादा की तो हम एज इट इज ले लेते हैं। ठीक है, पोस्ट ऑफिस में आपका अमाउंट जमा है, उस पर ब्याज मिल रहा है, तो सिंगल अकाउंट है, केवल एक व्यक्ति का नाम है तो 3500 रुपए, दो व्यक्तियों का नाम है तो 7,000 रुपए। अच्छा, इसमें ध्यान रखना कि पोस्ट ऑफिस संचयी सावधि जमा खाता, पोस्ट ऑफिस संचयी सावधि जमा खाते पर ब्याज, खाते पर ब्याज क्या होता है, कर मुक्त होता है, इसको लेना ही नहीं है। तो पोस्ट ऑफिस का संचयी सावधि जमा, ठीक है, इस पर यदि ब्याज मिला है तो वो कर मुक्त होता है, उसको लेना ही नहीं है। 5वां पॉइंट है हमारा लॉटरी, घुड़दौड़, टीवी गेम्स से जीती गई राशि। कैजुअल इनकम, लॉटरी, घुड़दौड़, टीवी गेम्स, इसी तरह की प्राप्त राशि। तो इसके संबंध में हमारा नियम है कि इन पर 30% की दर से टैक्स काटना होता है। तो इसका मतलब है कि इसको हमेशा ग्रॉस अप करेंगे, हमेशा सकल बनाएंगे। यदि आपको प्राप्त राशि दी है तो
और कितने से बनाएंगे, राशि इंटू 100/70। जैसे फॉर एग्जाम्पल कौन बनेगा करोड़पति में यदि आपने कोई राशि जीती है तो केबीसी वाले जब इसका पैसा आपको पेमेंट करेंगे तो 30% टैक्स काटकर पैसा देंगे। जब आप यहाँ अपनी आय लिखना चाहेंगे तो वो क्या है 70% के बराबर है, 30% टैक्स काट लिया है, तो आपको उसको सकल बनाकर कितना टैक्स काटा हुआ, जीती कितनी राशि है वो राशि हमको लिखनी रहती है। तो घुड़दौड़, टीवी, लॉटरी, इनसे यदि कोई राशि जीती है तो ध्यान देना इन सभी में एक बात ध्यान रखना कि आपको यदि क्लियर लिखा है सकल राशि, ग्रॉस अमाउंट लिखा है तो एज इट इज ले लेना, फिर ये फॉर्मूले पुटअप नहीं होंगे किसी में भी। यदि शुद्ध राशि या प्राप्त राशि दी है तो हर उसमें आपको ये फॉर्मूले पुटअप करना है, ठीक है। ये लॉटरी घुड़दौड़ हो गया 100/70 से। अब नेक्स्ट है उप किराएदारी से आय। उप किराएदारी से आय ये क्या होता है, देखिए उप किराएदारी मतलब होता है कि आपने एक घर किराए से लिया, ठीक है, किराए से लिया, मान लीजिए 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपने किराए पर लिया और इसका आधा हिस्सा जो है आपने किसी और को किराए पर दे दिया, सबलेटिंग। आपने किराए पर लिया 5,000 रुपए में पर मंथ में और ये जो है आपने 3,000 रुपीज पर मंथ में आधा हिस्सा क्या किया, किराए पर दे दिया, इसे बोलते हैं सबलेटिंग, ठीक है। तो आपको किराया मिल भी रहा है और किराया चुका भी रहे हो, तो ऐसी इनकम जो है आपकी इसी सोर्स में आएगी। और उप किराएदारी से आय में आप क्या करेंगे, तो प्राप्त किराया माइनस चुकाया गया किराया व अन्य खर्चे। कौन सी इनकम लेंगे हम, हमें कितना किराया मिल रहा है और हम कितना किराया चुका रहे हैं उसका डिफरेंस, और कोई खर्च भी हमने इस संबंध में किए हैं तो वो भी हम घटा देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं हम, उप किराएदारी से इनकम, ठीक है। इसके बाद अदर सोर्सेज में आता है फैमिली पेंशन, पारिवारिक पेंशन। फैमिली पेंशन में रूल है कि पेंशन का 1/3 या 15,000 रुपए जो दोनों में कम हो वह कर मुक्त होता है। तो टैक्सेबल क्या होगा, पेंशन कितनी मिल रही है और उसमें से कर मुक्त राशि, तो बाकी की क्या हो जाएगी, कर होगी, ठीक है। पारिवारिक पेंशन में क्या नियम है कि प्राप्त पेंशन, कुल पेंशन का 1/3 या 15,000 रुपए जो दोनों में कम हो वो कर मुक्त होती है। तो टैक्सेबल क्या होगी, हमें कितनी पेंशन प्राप्त हो रही है उसमें से कर मुक्त कितनी हुई है तो बची हुई कर योग्य, ठीक है। फिर इसके बाद है संसद सदस्यों के वेतन। देखिए वेतन शब्द लिख रहा है वो, लेकिन संसद सदस्य का वेतन जो है वह किस हेडिंग में आएगा, अन्य साधनों की आय में। ये ध्यान रखना, वेतन शब्द लिख रहे हैं लेकिन सांसद सदस्य जो है वह उसकी अन्य साधनों से आय मानी जाती है, तो सांसद सदस्यों को मिलने वाले वेतन जो है वो अन्य साधनों की आय में आते हैं और उनको जो भत्ते मिलते हैं वो कर मुक्त होते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही जो है अवयस्क की आय, अवयस्क की आय, माइनर चाइल्ड की इनकम, तो इसमें नियम है ये भी अन्य साधनों से आय में आती है, 1,500 रुपए तक की कर मुक्त होती है। और ये जो इनकम है अवयस्क ने यदि खुद के क्वालिफिकेशन से कमाई है, चाइल्ड आर्टिस्ट है, पेंटर है, वो खुद की किसी गुणवत्ता के कारण इनकम कमा रहा है तो फिर ये जो है खुद ही की आय मानी जाएगी। लेकिन यदि जब वो है उसको अपनी क्वालिटी के कारण नहीं, वो फैमिली का सदस्य इसीलिए मिल रही है, तो 1,500 रुपए तक की आय कर मुक्त है। और माता या पिता दोनों में से जिसकी इनकम अधिक है उसकी आय में जोड़ी जाती है अवयस्क की आय, ठीक है। और हमारी है क्रिकेटरों की आय।
क्रिकेटर्स को जितनी भी इनकम मिलती है, मैच खेलने के लिए जो भी इनकम मिलती है, वो भी सब अदर सोर्सेज में आती है। इसके अलावा कोई टीचर है जो प्रोफेसर है, उसको यदि कॉपी चेक करने के लिए कोई रेम्यूनरेशन मिलता है या लेक्चर लेने के लिए कोई रेम्यूनरेशन मिलता है, तो वो इसमें आता है। तो इस तरीके से आपकी मेजर जो है वो 8 जिनमें रूल्स लगते हैं, बाकी सब तो आपको एज इट इज लेनी रहती है। ये है हमारी अन्य साधनों से आय। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी फिनिश होती है यूनिट 3।